रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मोमबत्ती की रोशनी में आदित्य किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। हाथ कांप रहे थे। गला ऐसे सूख चुका था जैसे कई दिनों से पानी ना पिया हो। कमरे में चारों तरफ किताबें बिखरी थीं। कुछ तांत्रिक चिन्ह दीवारों पर बने थे और इसी डरावने माहौल में आदित्य की खून की तरह लाल हो चुकी आंखें बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। और तभी अचानक उसका फोन बज उठा। आदित्य, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? प्रिया की बॉडी मॉर्च्यूरी से गायब है। तू कहाँ है अभी? डॉक्टर का फोन आया था। आदित्य की सांस अटक गई। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पड़ रही लकीरें और गहरी हुई और फिर अचानक उसने फोन काट दिया। कमरे में एक बार फिर वही डरावना सन्नाटा फैल गया। प्रिया और आदित्य कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य अपनी फैमिली के साथ प्रिया के घर आया हुआ था। कुछ ही देर में गांव के बुजुर्ग पुरोहित ने दोनों की कुंडली अपने सामने रखी और गणना करने लगे। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये विवाह नहीं हो सकता। पुजारी की बात सुनकर अभी तक खुशी से खनक रहा कमरा सन्नाटे में बदल गया। क्या मतलब गुरुजी? इन दोनों की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है और अगर शादी हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मैं ये सब नहीं मानता। क्या मतलब इन बातों का? बेटा, कुछ चीजें हमारे मानने ना मानने से नहीं बदलती। जो कुंडली में लिखा है सो मैंने बता दिया। मंगल की भारी छाया है तुम्हारे रिश्ते पर। मैं प्रिया से प्यार करता हूं और शादी उसी से करूंगा। ठीक है, फिर ये जान लो कि आगे का रास्ता अंधकार से भरा है। यजमान, अगर आपके बेटे को बात सुननी नहीं थी तो मुझे यहाँ अपमान के लिए क्यों बुलाया? गलती हो गई जो आपको बुलाया। और हाँ, आपके इस अंधकार से मुझे कोई डर नहीं। जो होगा मैं देख लूंगा। पुजारी जी वहां से चले गए और बिना किसी की सहमति के जल्द ही आदित्य की शादी प्रिया के साथ हो गई। शादी के बाद बेटा, एक बार गांव जाकर कुल देवता की पूजा कर लो। हमारे भी मन को शांति रहेगी। और हाँ, तुम्हारे शादी के फैसले के बाद मैंने पुरोहित जी से बात की थी। उन्होंने मंगल शांति की विधि बताई है। गांव में सब व्यवस्था